देखिए भाई संविधान में आपका 129 तक पढ़ाया गया था, यानी कि अनुच्छेद 129 तक, और आपका 130 से शुरू करना है। और अनुच्छेद 130 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा। इसका मतलब कि उच्चतम न्यायालय भारत के किस स्थान में बैठेगा, बता दीजिएगा। तो उच्चतम न्यायालय का स्थान पूछे तो सभी लोग लगभग जानते हैं। अनुच्छेद 130 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होगा वह कहाँ होगा, दिल्ली में। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को, इसके पहले उस स्थान पर आपका संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट हुआ करता। तो उसी बिल्डिंग में आपका कौन सा न्यायालय स्थापित कर दिया गया, फेडरल कोर्ट की जगह। तो फेडरल कोर्ट की जगह 28 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को किस न्यायालय की स्थापना कर दी गई, उच्चतम न्यायालय। देखिए मेरे एक बार बता दिया जाए। 130 बताता अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। एक क्वेश्चन और बनता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकें दिल्ली से बाहर की हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, उसके लिए क्या तरीका है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से हो सकता है, और इसके लिए आपका भारत का जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है वही डिसाइड करेगा कि कहाँ और जगह बैठक की जाए, लेकिन उनका डिसीजन अंतिम नहीं होगा। इसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी भारत के राष्ट्रपति। तो कौन कैसे निर्धारित होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति निर्धारित करेगा कि कहाँ आपका बैठक की जाए, किसके अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन। बस एक लाइन याद रखना है, किसके अनुमोदन से, भारत के राष्ट्रपति। अब आइए अनुच्छेद 131। यहाँ से भी नेट में भी लगातार 2-3 बार क्वेश्चन बना है, आपका अन्य जगहों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 131 से आपका प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, चांस रहता है पूरा। इसको अच्छे से तैयार रखना है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए और तब इत्यादि बातें देखिए। पहला मॉडल बनता है कि उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 131 याद रखिए। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिडिक्शन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। अगर पहला क्वेश्चन नेट में भी 2-3 बार रिपीट किया, बस यही बात। आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक दे, प्रारंभिक दे, मूल दे या आपका ओरिजिनल दे, आपका घबराना नहीं है। एक इंग्लिश वर्जन से जरूर देख लीजिएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल अधिकारिता। अब प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता होती क्या, इस पर पहले चर्चा की जाता है। किसी भी न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि वह विवाद सीधे उस न्यायालय में जाएगा। यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये हुआ कि वह विवाद सीधे उस न्यायालय में जाएगा। अगर इस किसी न्यायालय को ये अधिकारिता प्राप्त है, यह विवाद इस न्यायालय में डायरेक्ट जाएगा,
नीचे के न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, तो उसी अधिकारिता को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल ड्यूटीज। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका 3 अनुच्छेद, आपका 2-3 अनुच्छेद यहाँ एक साथ पढ़ने हैं। जब भी 131 पढ़िए तो अनुच्छेद 71 भी पढ़ना है और अनुच्छेद 32 भी पढ़ना है और 226 भी। इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए, तब आपका बताया जाएगा। क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बनता है। देखिए आपका, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट। तो बताइए, क्या केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि हाई कोर्ट में? दोनों में से कहाँ जाए? कहीं भी। अगर मूल अधिकार का हनन हुआ और व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जाइए पहले वहां तब आइएगा? नहीं। अगर मूल अधिकार का वायलेशन दिखाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अनुरोध देने का उसका विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि वह क्या है? बाद। हाई कोर्ट का विवेकाधिकार जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाउंड। और अर्नब गोस्वामी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि हम मूल अधिकारों के रक्षक हैं। यदि मूल अधिकार का हनन होता है और कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो हम इनकार नहीं कर सकते, भले उसे वैकल्पिक उपचार उपलब्ध क्यों न हो। यानी कि आपत्ति की गई कि भाई इनकी सुनवाई जल्दी हो जा रही है, ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जब हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन जाइए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो अर्नब गोस्वामी ने जो रिपब्लिक टीवी का यही दिखाया कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है? वायलेशन। हम डायरेक्ट आए, आप हमें उपचार दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम फंडामेंटल राइट को उपचार देने के लिए क्या है बात, और दिया भी उपचार, तुरंत क्या दे दिया? जमानत। आइए पहले, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अनुच्छेद 32 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के भी तहत। तो ऐसी दशा में मूल अधिकार के बारे में जो अनुच्छेद 32 की अधिकारता है, ये कैसी अधिकारता है? तो यह अधिकारता कंकरेंट है। कंकरेंट यानी कि समवर्ती। समवर्ती का मतलब कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में आप जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एक तो उच्च न्यायालय और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। पूछा जाता अनुच्छेद 32 की अधिकारता कैसी है, तो क्या मारेंगे? ओरिजिनल न मार दीजिएगा, ये कैसी है? कंकरेंट। कंकरेंट यानी कि समवर्ती। दूसरा कंसेप्ट आइए, अनुच्छेद 71 पहले निपटा लिया है भाई, तब आपका अनुच्छेद 131 पर आ जाए। अनुच्छेद 71 क्या कहता है ये पहले समझिए। पूछा गया था एमपी में, आपका पिछली बार एमपी में आ चुका है क्वेश्चन अनुच्छेद 71 से। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए, तो इस डिस्प्यूट के लिए आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सीधे कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा इस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन एमपी ने बनाया, तो कौन सा अनुच्छेद है? 71। ये कौन निपटारा करेगा? बस एक लाइन याद रखिएगा, कौन केवल करेगा? दे देगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। केवल कौन करेगा इस विवाद का निपटारा? उच्चतम न्यायालय या हमारा सर्वोच्च न्यायालय, या इंग्लिश में कहिए सुप्रीम। ये जरूर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए। आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो भाई ये भी डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है,
अब 131 में क्या है, तो इसके लिए आपका मेंस में पूछा जाता है तो 131 से कई हमसे जोड़कर पढ़ना है। अभी हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन पहले नियम समझिए। नियम यह है कि जो परिसंघात्मक संविधान होते हैं, जो फेडरल संविधान होते हैं, उसमें राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यह संभव है कि राज्य और राज्य शक्ति का अपनी अधिकारता का उल्लंघन करे या संघ करे, या ये भी संभव है कि संघात्मक में कई राज्य रहते हैं तो कई राज्य आपस में ही विवाद करते हैं। तो ऐसी दशा में एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो इन विवादों का क्या करे, निपटारा, और इसीलिए एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाए जाते हैं। अतः ऐसी दशा में अगर कोई विवाद है, चाहे विधि के प्रश्न पर या तथ्य के प्रश्न पर, राजनीतिक विवाद नहीं, अब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, किसी राज्य का अध्यक्ष, इसका विवाद नहीं, बल्कि विवाद हो संघ और राज्य के बीच, या तो राज्यों के बीच, या संघ और कुछ राज्य और दूसरी तरफ कुछ राज्य, और इनके बीच डिस्प्यूट हो, विवाद हो, या तो तथ्य का विवाद हो या विधि का। ऐसी दशा में इन विवादों का निपटारा आपका एपेक्स कोर्ट द्वारा किया जाता है। और ऐसे ही देखिए पीछे करे है, अब क्या किया जाए। घरेलू पालतू जानवर काटते उठते नहीं है भाई। आपका टाक में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, छिपकली कैसा जानवर है, खतरनाक की पालतू, तो पालतू जानवर है, खतरनाक नहीं है कि काट दिया तो अलग बात है। देखिए आपका एक कंसेप्ट और बनाइए अच्छे से। देखिए 131 में जिन विवादों का जो विवाद आ जाएंगे, वे विवाद सीधे और सीधे उन विवादों के लिए मुकदमा न तो हाई कोर्ट में होगा न लोअर कोर्ट में, बल्कि सीधे कहाँ होगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा है, इसी को सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अधिकारता कहते हैं, आरंभिक या प्रारंभिक या आपका ओरिजिनल जुडिशल, मूल अधिकारता, ये याद रखिए, मूल अधिकारता। अब जो आईएएस में क्वेश्चन बना और बिहार में बन सकता है, उस क्वेश्चन को पहले डील किया जाएगा, पहले डायरेक्ट नहीं, पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन। देखिए फिर एक बार अच्छे से इसको तैयार रखिए कि कौन से विवाद सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। तो पहला हम अभी बेयर एक्ट में बताएंगे, लेकिन बेयर एक्ट बताने के पहले कुछ बातें और जानिए। फिर एक बार याद रखिए भाई, अगर एक तरफ संघ है और दूसरी तरफ एक राज्य या कुछ राज्य है और इनके बीच तथ्य या विधि का विवाद है, तब ये विवाद सीधे कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय। दूसरा नियम आइए, एक तरफ संघ है और संघ के साथ कुछ क्या है, राज्य है, और दूसरा तरफ एक आपका राज्य है या अन्य राज्य, एक या एक शहर, तो ये विवाद भी कहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा, सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं। तीसरा ये, एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं और दूसरी तरफ भी एक या एक से अधिक राज्य हैं, आपस में डिस्प्यूट है, तो ये विवाद भी कहाँ पहुँचेगा, डायरेक्ट 131 में, उच्चतम न्यायालय। अब देखिए समस्या कहाँ आती है, 4 ऑप्शन देगा भाई, 3-3 लाइन का लिखता है क्वेश्चन। हम तो भाई लिखते समय शॉर्टकट में लिखे हैं, ये जो वाक्य है ये आप सतर्क होकर पढ़िएगा, शॉर्टकट में हल्का सा लिखे हैं, इसको बहुत लंबा लंबा लिखता है, 2-2 लाइन। और अंत में देखिए क्या लिखेगा, अंत में लिख देगा
एक तरफ संघ और दूसरी तरफ राज्य, और राज्य के साथ कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी कि राज्य के साथ कौन पक्षकार है, कोई प्राइवेट। एक दिमाग में जो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है उसको बैठाइए। अगर प्राइवेट व्यक्ति कहीं भी पक्षकार के रूप में, चाहे संघ के साथ या राज्य के साथ या अलग से दिखाई दे, तो वह विवाद अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारिता के तहत नहीं आएगा। तो कौन सा विवाद मूल अधिकारिता के तहत नहीं आएगा? चौथा, क्योंकि यहाँ राज्य तो है लेकिन राज्य के साथ क्या है, प्राइवेट व्यक्ति, और प्राइवेट व्यक्ति का विवाद अधिकारिता में नहीं आता। यानी कि फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, बहुत गलती होती है यहाँ, सतर्क रहिए। अगर कहीं भी याद रखिए आपको प्राइवेट व्यक्ति किसी ऑप्शन में दिखाई दे तो 131 में उस विवाद को न ले जाइएगा। और इस उदाहरण में प्राइवेट व्यक्ति किस मैंने क्लास में आप बताए हैं चौथे में, अतः यह विवाद मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं है। भले अन्य अधिकारिता उससे मतलब नहीं है, चाहे भाई हाई कोर्ट में जाए लोअर कोर्ट में, उससे मतलब नहीं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला। देखिए कुछ विवाद ऐसे हैं जो कि संविधान कहता है कि न्यायपालिका से बाहर ही निपटा देना चाहिए। अब ये पूछा जाता है कि कौन से विवाद आपका अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अधीन नहीं आते। अब इसके लिए जरूरी है कि पहले आर्टिकल 131 को शब्दशः पढ़ा जाए और तब उनको अलग अलग अनुच्छेदों में जो नियम दिए गए हैं उनको निकाला जाए। अब पहले डायरेक्ट तोड़ा जाए भाई, 131 हो जाए, उसके बाद आपका अनुवाद चले। देखिए 131 क्या बताता है अच्छे से भाई, यहाँ से क्वेश्चन गलत ज्यादा होता है और थोड़ा सतर्क होकर पढ़िए, गलती न हो। ये संविधान है, कोई अगर उपेक्षा बरतेगा तो मैं बता दूं आपका कंपटीशन भी उपेक्षा बरत देगा। यानी कि आप अगर कानून को रगड़े रहेंगे तभी आप जाकर परीक्षा को रगड़ देंगे, और अगर नहीं रगड़े हैं संविधान को तो परीक्षा आपको रगड़ देगी। तो अच्छे से एक शब्दों को ध्यान दीजिए। देखिए 131 डायरेक्ट वाले बताना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके सबऑर्डिनेट रहते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए ही अनुच्छेद 131 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं संविधान में स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया है कि भले राज्य के बीच विवाद हो, भले संघ राज्य के बीच विवाद हो, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे या न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे तो सही माना जाएगा। यानी कि संविधान में कहाँ लिखा बताया जाएगा। पहले अनुच्छेद तो हो जाए, 2-4 अनुच्छेद इनका पढ़ना है। देखिए आगे शब्द क्या है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी कि एक पक्षकार भारत की सरकार है और दूसरा पक्षकार कौन है, एक या एक से अधिक राज्य है, तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन के अंतर्गत आता है। हम चार्ट बना चुके हैं। दूसरा देखिए, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद हो, तो ये भी हम बता दिए कि भारत सरकार है और भारत सरकार के साथ जो पार्टी है एक या एक से अधिक राज्य है, और दूसरी पार्टी कौन है, या तो एक राज्य या एक से अधिक।
तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है। ये भी हमने बताया कि दो राज्य आपस में, अधिक राज्य क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अगला शब्द देखिए, किसी विवाद में। अब समस्या ये आएगी, किसी विवाद, इससे तो ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि चाहे राजनीतिक विवाद हो, कोई भी विवाद, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे शब्द ही बचा है। किसी विवाद में यदि और जहाँ तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है यानी कि समाहित। अब समस्या ये बनेगा, 131 के तहत कौन से विवाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? जो तथ्य के मुद्दे पर विवाद हो, यानी कि फैक्ट के, जो लॉ के मुद्दे पर हो, तथ्य या विधि के दोनों मुद्दे पर हो, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मानेंगे, तथ्य या विधि। अब ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि कौन सा विवाद सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत नहीं आएगा? तो जो राजनैतिक विवाद हो, सामाजिक विवाद हो, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा, नीतीश जी बनेंगे कि सुशील मोदी बनेंगे कि भाजपा कोई और चाल चल देगी, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ये बाहर ही राजनीतिक विवाद निपटाइए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे कि प्रियंका गांधी बनेंगी कि कौन बनेगा, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये राजनीतिक विवाद है और इस विवाद का निपटारा न्यायालय से बाहर ही किया जाना चाहिए। तो कौन, अब अगला शब्द देखिए, अभी समाप्त नहीं हुआ। कोई ऐसा प्रश्न इस विवाद में अंतर्वलित है, न समझ में लिख लीजिएगा, समाहित है, निहित है, वेटेड है। समाहित है, कैसा विवाद समाहित है? जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तथ्य या विधि को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, यदि उस विवाद का निपटारा कर दिया जाए तो किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार, यानी कि संघ या राज्य कोई विधिक अधिकार रखते हैं कि नहीं, ये निर्धारित हो जाएगा। या उस अधिकार का विस्तार कहाँ तक है, एरिया कहाँ तक है, ये निश्चित हो जाएगा। तो और वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके, देखिए स्पष्ट लिखा है, और वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके, अन्य न्यायालय यानी कि जो उच्च न्यायालय है, जो देश के लोअर कोर्ट है, इनको क्या किया, अपवर्जन में क्या हुआ, हाँ, इनको बाहर करते हुए, अपवर्जन में क्या हुआ, इनको अलग करते हुए, देखिए अपवर्जन करते हुए उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी, हो सकेगी नहीं, क्या संविधान कहता है, हो। यानी कि ये विवाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को अपवर्जित करते हैं, इन विवादों को न सुने, ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, विवाद सुप्रीम। ये मेरठ की भाषा है और इस भाषा को भाई कवर करना ही होगा। देखिए आपका परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार, प्रोविजो आ जाएंगे, प्रोविजो भी देख लिया जाए, परंतु पढ़ने से पहले 2-3 नियमों को देखना पड़ेगा। 131 का परंतु इसी के साथ आपका 143 भी पढ़ना है, इसी के साथ अनुच्छेद 145 भी पढ़ना है और इसी के साथ अनुच्छेद 141 भी। यानी कि देखिए 131 के परंतु से हमने उठाया और आपका कितनी माने 3 अनुच्छेदों का सहारा लेना है। और ध्यान से समझिए, इसमें आपका कितने अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, इसका 3। 131 के परंतु से उठाकर पहले मेरठ देख लिया जाए, तब आपका कैसे कोरिलेट हो रहा है ये अनुच्छेद, इसको बताया। देखिए मेरठ माता, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा
इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विवाद नहीं जाएंगे, यानी कि आरंभिक अधिकारता में ऐसे विवाद नहीं आएंगे। अब कैसे विवाद नहीं आएंगे देखिए, फिर विस्तार नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ हो जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं हो। इसको ध्यान समझिए पहले भाई। देखिए आपका 26 जनवरी 1950 के पहले अगर भारत की सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने किसी के साथ किसी राजा महाराजा देश या किसी राजा महाराजा रजवाड़े या रैयतों के साथ, रियासतों के साथ कोई समझौता किया है, उन्हें कोई वचन दिया है या उनके साथ कोई करार हुआ है या कोई लिखत निष्पादित की गई है, और उस लिखत को लेकर, उस करार को लेकर क्या उत्पन्न हो जाता है विवाद, तो ऐसा विवाद क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? तो परंतु ये बताता है कि ऐसे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकारता नहीं होगी। याद रखिए, ऐसे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकारता होगी कि नहीं होगी। देखिए ये नियम क्यों रखा गया, थोड़ा इसके पीछे कारण जानिए भाई। देखिए जब भारत आजाद हुआ तो तमाम समस्याएं थी, भले आज मैंने विपक्षी पार्टियां जो भी हो, आपका नेहरू को दोषी माने, गांधी को, लेकिन जिस समय कार्य किया गया था उस समय क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन को देखकर ही आलोचना की जा सकती है। यानी कि आज की कंडीशन क्या है, आज की कंडीशन में कौन सा फैसला सही होगा ये देखा जाएगा। अब 10 साल बाद आप बैठ कर गणना करिए तो उस समय गलत, आज क्या भाई कंडीशन क्या है उस हिसाब से तो आपका क्या करना पड़ता है काम। 10 साल बाद आलोचना तो कोई कर सकता है। तो आगे देखा जाए इसमें, यानी कि भारत में तमाम रियासतें, तमाम छोटे छोटे कह सकते हैं कि राज्य भी थे, तमाम